अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की, यानी मेनोपॉज के दौरान क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल सिम्टम की। 3 क्लासिकल वेज है जिसके अंदर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है मेनोपॉज वाले लोगों की किस तरीके से स्टॉप करती है, यानी मेंस्ट्रुअल सिम्टम क्या क्या होते हैं। 3 तरीके से जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर सकती है जब मेनोपॉज पे वीमेन अटेंड करने वाली होती है। या तो हो सकता है कि सडनली एकदम सीज कर जाए किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर हो सकता है ग्रेजुअली क्या होता है डिमिनिशन होता है इन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस विद ईच पीरियड अंटिल मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, यानी हर साइकिल पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसका मेंसेस का कम होता चला जाता है जब तक कि मेंसेस रेगुलरली स्टॉप ना कर जाए, यानी उसका जो होता है मेनोपॉज अटेंड ना कर जाए। फिर होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाता है इन स्पेसिंग ऑफ द पीरियड अंटिल दिस सीज फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर, या फिर इस तरीके से होता है कि जो 2 पीरियड के बीच का ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि 2 पीरियड के बीच का ड्यूरेशन जो होता है 1 साल का हो जाता है। इस तरीके से मेनोपॉज सेट हो जाता है। जब मेनोपॉज किसी को सेट हो जाता है तो सबसे पहले जो अर्ली फीचर्स होते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है पेशेंट को हॉट फ्लशेस होते हैं, ठीक है, फिर स्वेटिंग होती है, फिर इंसोमिया देखने को मिलता है, हेडेक होता है, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, कैंसर फोबिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद सीडोसाइसिस होती है। अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि अर्लीस्ट मेनोपॉजल सिम्टम क्या होते हैं मेनोपॉज पे, तो आपका जवाब होगा हॉट फ्लैशेस, यानी सबसे पहले जो मेनोपॉजल सिम्टम अपीयर करते हैं वो करते हैं हॉट फ्लैशेस। या फिर आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज के सबसे कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, हॉट फ्लैशेस एंड स्वेटिंग। ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है मेनोपॉज के हॉट फ्लैशेस स्वेटिंग, ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल। एक सवाल इसके और पूछा जा सकता है आपसे कि मेनोपॉजल सिम्टम जो होते हैं वो कब वर्स करते हैं। तो मेनोपॉज वाले जो सिम्टम होते हैं ज़्यादातर दिन में तो आदमी नॉर्मल रहता है, लेकिन रात में नाइट में और इन बेड जो होता है ये ज़्यादातर वर्स कर जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में ये होता है कि सेंसेशन ऑफ पिन एंड नीडल इन द एक्सट्रीमिटीज़, यानी पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई पिन या फिर नीडल जो होती है उसके पैरों में हाथों में चुभ रही हैं। तो इस तरीके की कंप्लेन पेशेंट जो होता है मेनोपॉज के दौरान कंप्लेन करती है। इन्हें इस तरीके के सिम्टम को न्यूरोलॉजिकल बोला जाता है। लिबिडो जो होती है पेशेंट के अंदर कुछ के अंदर जो होती है बढ़ जाती है, जिन्हें अच्छा लगता है कि जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है, उन्हें आज़ादी मिल गई है, इस तरीके की जिनकी फीलिंग होती है उनके अंदर लिबिडो बढ़ जाता है। और जिनको और बहुत से पेशेंट के अंदर क्या होता है लिबिडो जो होता है डिक्रीज कर जाता है। यूरिनरी सिम्टम के अंदर क्या होता है डिस्यूरिया होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, अर्ज होता है और रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगता है। इन सबको मिला के जो बोला जाता है यूरेथ्रल सिंड्रोम, यानी हमें क्या होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है यूरिनरी सिम्टम के अंदर, अर्ज रहता है, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, ठीक है। इन सबको मिला के बोला जाता है यूरेथ्रल सिंड्रोम। लेट सिम्टम के अंदर क्या होता है आर्थराइटिस हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकती है, कोई भी स्किन चेंजेस हो जाते हैं, हो सकता है स्ट्रोक भी हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, एनोकोलोनिक कैंसर हो सकता है, या टूथ डिके हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोटर सिम्टम की, यानी लोकोमोटर सिम्टम क्या क्या मिलते हैं मेनोपॉज के दौरान। लोकोमोटर सिम्टम मिलते हैं मेनोपॉजल क्या होती है आर्थ्रोपैथी हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, फाइब्रोसाइटिस हो सकती है, बैक एक हो सकता है, ठीक है। पेशेंट के अंदर जो मेनोपॉज के दौरान जो ऑस्टियोपोरोसिस मिलती है तो वो होती क्यों है, ऑस्टियोपोरोसिस आपसे पूछी जाए तो क्यों होती है, तो आपका जवाब होगा एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो हो रही है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, जो कि एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है उसके अंदर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हो रही है मेनोपॉज के दौरान वो किस वजह से हो रही है, एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है कार्डियोप्रोटेक्टिव रोल अदा करता है। क्या करता है कार्डियोप्रोटेक्टिव रोल कैसे बनाता है, ये इंक्रीज करता है हाई लेवल ऑफ एचडीएल, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को तो बढ़ाता है और लो करता है किसका, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, ट्राइग्लिसराइड को। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। स्किन के अंदर हमने पढ़ा था कि स्किन में क्या होने लगता है रिंकल पड़ने लगते हैं। क्यों पड़ने लगते हैं स्किन के अंदर रिंकल, क्योंकि कोलेजन जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। कोलेजन की कम होने की वजह से क्या होता है रिंकल हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एस्ट्रोजन क्रीम को अप्लाई करते हैं टू डिले करने के लिए स्किन रिलेटेड चेंजेस, यानी जो स्किन रिलेटेड हमारे एज के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से रिंकल पड़ रहे हैं, कोलेजन का लेवल कम हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम एस्ट्रोजन क्रीम अप्लाई करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड क्या होता है, पेशेंट को हिर्सुटिज्म हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, साथ में क्या होता है बीएमआर डिक्रीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, ड्राइनेस हो सकती है स्किन की होता है, या फिर ब्रिटलनेस हो सकती है हेयर की। ये सारे जो होते हैं सिम्टम रिलेटेड है हमारे एंडोक्राइन क्लेश से। उसके बाद क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, पायोमेट्रा हो सकता है। पायोमेट्रा मतलब कलेक्शन ऑफ पस इन द यूट्राइन कैविटी। ये पायोमेट्रा क्यों डेवलप होता है मेनोपॉज पे, इस वजह से होता है क्योंकि सर्विक्स क्या होती है, स्टेनोसिस होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है पायोमेट्रा डेवलप हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेनोपॉज एंड हाउ डू वी मैनेज मेनोपॉज। ठीक है, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि मेनोपॉज होता क्या है, मेनोपॉज के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, मेनोपॉज के अंदर क्या क्या पैथोलॉजी देखने को मिलती है, उसमें क्या क्या एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। ये सब आपने अगर मेरी पिछली वीडियो के अंदर नहीं देखा है तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, आज की हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी मेनोपॉजल वुमेन को। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर पेशेंट से हम लेते हैं उसकी सारी सिम्टम की हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस हैं, स्वेटिंग है, इंसोमिया है। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन के अंदर जैसे पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर लेंगे, ठीक है, बेस्ट को पालपेट करके देखेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका वेट को देखेंगे, हिर्सुटिज्म तो नहीं हो रहा उसको, ये सब चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम करते हैं पेशेंट का पेपिस्मियर। पेपिस्मियर क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें क्या किया जाता है, सर्वाइकल म्यूकस को लेके जाता है, स्पैचुला की मदद से एक स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है। पेपिस्मियर एक तरीके की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जो कि पेशेंट के अंदर किया जाता है, किस लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें पता करना होता है कि कहीं पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। तो ठीक है, ये कोई एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है बल्कि सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके अलावा हम पेशेंट में क्या कराएंगे, ब्लड शुगर कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, मैमोग्राफी कराएंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की बोन डेंसिटी चेक कराएंगे, ठीक है, बोन डेंसिटी स्टडी कराएंगे, हार्मोनल एसे कराएंगे, हार्मोन का लेवल चेक करने के लिए कराते हैं हार्मोनल एसे। ये तो सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि जब वेजाइनल साइटोलॉजी की जाती है मेनोपॉजल वुमेन के अंदर तो उसके अंदर किस तरीके के सेल देखने को मिलते हैं, तो आपका जवाब होगा बेसल सेल। अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि अगर वेजाइनल साइटोलॉजी करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर तो उसमें क्या देखने को मिलता है, तो उसके अंदर देखने को मिलता है बेसल एंड पैराबेसल सेल। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, यानी मेनोपॉज वाली पेशेंट को मैनेज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे पेशेंट की काउंसलिंग। काउंसलिंग क्यों करी जाती है, काउंसलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं तो उनको क्या लगता है कि उनके अंदर प्रेगनेंसी को लेके या फिर क्या कोई कैंसर को लेके फोबिया डेवलप हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि कोई कैंसर टाइप की बीमारी तो नहीं हो गई है। तो इसलिए उनकी काउंसलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक आप गायनोलॉजिस्ट हैं तो आपकी ड्यूटी होती है कि पेशेंट को आप कन्विंस करें, उसको जहनी तौर पे दिमागी तौर पे सुकून दें, उसको समझाएं कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, ये एक एज रिलेटेड डिजीज़ है और जो कि एक टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। ये तो ये आपकी ड्यूटी है उसको समझाना। ठीक, पेशेंट की काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है, कुछ थोड़े बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, अल्ट्रासाउंड कराने हैं, उसके अंदर आपको चेकआउट करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और पेशेंट को समझाना है। इसके अलावा आपको क्या है, पेशेंट को एक कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड भी एडवाइस देनी है जब तक कि उसका मेनोपॉज होता है स्टैब्लिश ना हो जाए, और एमिनोरिया जो होता है जब तक कि 12 महीने तक लास्ट ना करे। ठीक है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि कपिल को जो होता है एडवाइस करना है कि उसको इस दौरान उसको क्या करना है, बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना है। तब कि हार्मोनल पिल अगर वो इस्तेमाल करना चाहती है, कर रही है, तो वो भी उसके लिए सेफ़ नहीं है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन पिल इस्तेमाल करना चाहती है तो वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, रेगुलर ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा आपको पेशेंट को कुछ डाइट से रिलेटेड भी एडवाइस करना है कि पेशेंट को बोलना है आपको कि उसको कैल्शियम लेना है, कम से कम एटलीस्ट 1.5 ग्राम कैल्शियम लेना है उसे, और विटामिन ए लेना है, विटामिन सी लेना है, विटामिन ई लेना है। ठीक है, विटामिन डी लेना है 400 मिलीग्राम। उसके बाद आप पेशेंट को देंगे थोड़े बहुत माइल्ड ट्रैंकुलाइजर। माइल्ड ट्रैंकुलाइजर इसलिए दिए जाते हैं तो कि पेशेंट को जो एंजाइटी हो रही है, स्लीपलेसनेस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इससे क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत इनसे रिलीव मिल जाता है। उसके बाद पेशेंट को हम देते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की कुछ इंडिकेशन है। क्या क्या इंडिकेशन है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है उन्हीं पेशेंट के अंदर जो सिम्टोमेटिक होते हैं, यानी जिनके अंदर मेनोपॉजल सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है किसी के अंदर, या ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर अल्जाइमर सिंड्रोम है, या कॉलोनिक कैंसर है, या फिर सर्जिकल ओफोरेक्टमी है इन पीरिमेनोपॉजल वुमेन के अंदर।
या फिर जिन लोगों की डिमांड होती है कि उन्हें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए तो उन लोगों के अंदर दिया जाता है। तो सवाल आपसे यहाँ से बनता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की क्या क्या इंडिकेशन है, तो मेनली आपको यहाँ पॉइंट याद करना है हाई रिस्क केसेस वाले जो है कौन कौन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अल्जाइमर सिंड्रोम है, कॉलोनिक कैंसर है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की क्या क्या इंडिकेशन है तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि किन लोगों के अंदर जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फॉर एस्ट्रोजन थेरेपी, यानी कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर हम एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं देंगे। किन लोगों के अंदर एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं दी जाती, जैसे किसी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है या फिर यूटेराइन कैंसर है या फैमिली हिस्ट्री है किसी भी तरीके की कैंसर की या प्रीवियस हिस्ट्री है थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड की या फिर लीवर या गॉल ब्लैडर कोई डिजीज़ है, तो उन लोगों के अंदर हम क्या होता है एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं देते। सवाल आपसे यहाँ से बनता है कॉन्ट्राइंडिकेशन से कि किन लोगों के अंदर एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं दी जाती। तो आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ये सवाल बहुत बार आ चुका है आपके एंट्रेंस के अंदर कि व्हाट आर द कॉन्ट्रिगेशन ऑफ एस्ट्रोजन थेरेपी, या फिर इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर हम एस्ट्रोजन थेरेपी नहीं देते। तो आपको ये पांचों पॉइंट याद होने चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड या फिर लीवर या गॉल ब्लैडर कोई डिजीज।